नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर। 24 की खबर में हम बात करते हैं सियासत की, हम बात करते हैं वार पलटवार की। तो राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारा ये खास बुलेटिन देखते रहिए। शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह स्कीम असंवैधानिक है, बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है, ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 5 जजों ने सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लिया कि चीफ जस्टिस ने कहा पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होता है, वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार होता है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। 2018 से अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को मिला। 6 साल में चुनावी बॉन्ड से भाजपा को 6000 करोड़ से ज्यादा का चुनावी फंड मिला। कि आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है और भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को खारिज कर दिया है। हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ब्लैक मनी कन्वर्शन स्कीम यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ये मांग करती आ रही है, देश के अनेकों नागरिक और संगठन ये मांग करते आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम काले धन को सफेद करने का गोरख धंधा है। वोट के बदले में, नोट के बदले में वोट का एक गोरख धंधा है और उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है। हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं। सवाल सीधा है, भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से कितने हजार करोड़ रुपया मिला? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किसानों के मुद्दे पर दिया बयान। कहा किसान संगठनों ने जो भारत बंद का ऐलान किया है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। वो हमने तो कहा है, हमारे महासचिव संगठन की ओर से सभी पीसीसी को भी लिखा गया है कि आप इसका समर्थन करें। पर कल हम सासाराम में होंगे और कल सासाराम में एक बहुत महाकिसान रैली होगी, जिसको राहुल गांधी जी भी संबोधित करेंगे, किसानों से मुलाकात करेंगे, किसानों से बातचीत करेंगे। कल पूरे भारत बंद का तो जो ऐलान किया है किसान संगठनों ने, उसका तो समर्थन हम कर रहे हैं। पर कल सासाराम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी किसानों से मुलाकात करेंगे करीब 1-2 घंटे के लिए। सर, वहीं दिल्ली के बॉर्डर पे अगर आप बात करें तो वहाँ पे जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू हुआ है, आज भी वहाँ फार्मर्स वहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, सब दिखावा है। 3 मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग केंद्र से है, हरियाणा से नहीं। सीएम ने कहा दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन दिल्ली जाने का मोटिव ध्यान में रखना होता है। वो सारी डिमांड सुन के केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है और उस केंद्र सरकार से जुड़ने के बाद उन्होंने आह्वान भी ये किया कि हम दिल्ली जाएंगे। मुझे लगता है कि दिल्ली जाना हर एक का लोकतांत्रिक अधिकार है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना, लेकिन कैसे जाना और क्या मोटिव है जाने का, ये जरूर ध्यान करना होता है। और इस विषय का अनुभव हम पिछले साल देख चुके हैं, किस प्रकार से और एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि जिसमें साल भर वो लोग धरने लगा करके, और जैसे बहादुरगढ़ का टिकरी बॉर्डर है अथवा कुंडली का ये हमारा सिंगू बॉर्डर है, और उसमें कितने उस समय परेशानी लोगों को हुई है। आज भी वो लोग किसान एक बार फिर अपनी लंबित मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी किसानों के मुद्दे पर आ रही हैं। सोनीपत पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को किसानों की समस्या का समाधान निकालना होगा और तुरंत किसानों की मांगे पूरी करनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि किसानों की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। जो किसानों की मांग है वो सरकार को तुरंत बात करके उसका समाधान निकालना चाहिए।
मेरे को उम्मीद है शाम को जो मीटिंग है किसानों की बात मानेगी सरकार। कल प्रधानमंत्री और मेरी किसानों से ये अपील भी है शांतिप्रिय ढंग से अपनी मांग। देखिए, जो किसानों की मांग है वो सरकार को तुरंत बात करके उसका समाधान निकालना चाहिए। मेरे को उम्मीद है शाम को जो मीटिंग है किसानों की बात मानेगी सरकार। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी को कानून का दर्जा देंगे। कांग्रेस किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। ये बनाए थे न कि किसान के फायदे। आज फिर किसान जब अपना शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, अपनी बात रखने के लिए वो कोशिश कर रहा है, तो उसको दबाया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आप बताइए कि इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, क्या किसी को अपना आंदोलन करने का, अपनी बात रखने का, शांतिपूर्वक अपनी आंदोलन करने का कोई अधिकार नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर में चुनाव और सीट बंटवारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में चुनाव संसदीय चुनावों के साथ होंगी। जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। हम अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखना क्यों होगा कि जिस तरह से उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है, क्या इसी पर कायम रहते हैं या हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका फैसला बदल सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव और सीट बंटवारे पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या वो सीट बंटवारे को लेकर विचार कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इनसे इनकार किया। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about seat sharing? कल शायद उमर इंडिया What about seat sharing? कल शायद उमर इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के अकेले चुनाव लड़ने वाले बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बातचीत चल रही है, हर पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे। नहीं, ये बातचीत चल रही है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं और हिस्से जरूर रहेंगे। नहीं, ये बातचीत चल रही है, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी सभी इंडिया गठबंधन के हिस्से रहे हैं और हिस्से जरूर रहेंगे। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग मजबूरियां होती हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने और आज जहां पार्टी खड़ी है वहां तक ले जाने में 4-5 पीढ़ियां खप गई हैं। एक पीढ़ी ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी निजी संपत्ति और संपत्ति का भी इस्तेमाल किया है। एक समय था जब हमने जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, तो हम केवल ये देखने के लिए चुनाव लड़ते थे कि हम कितने वोट ले पाएंगे। आदर्श कार्यकर्ता के रूप में एक योग्य तरीके से कार्य करने के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करते हुए इस गौरवमयी विकास विकसित यात्रा जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें भी पूरा योगदान हम सब करेंगे, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली अवसर और समय है। मैं अवसर और समय इसलिए कहता हूं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। कहा कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना और समर्पित कार्यकर्ता को अवसर देने का काम भाजपा करती है। बहुत योग्य चयन किया गया है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं।
सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी भाजपा समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना और समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर देना। कई बार जो सोचते नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी करती है। बहुत योग्य चयन किया गया है और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता गदगद पर प्रसन्न है। बंसीलाल जी गुर्जर जैसे वरिष्ठ नेता, माया जी नारोलिया जैसी महिला मोर्चे की हमारी अध्यक्षा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सभी उम्मीदवार विजयी होंगे, हमारे पास पूर्ण बहुमत है, ये चुनाव निर्विरोध भी हो सकते हैं। मिलिंद देवड़ा का एक ईमानदार और उच्च शिक्षित नेता के तौर पर उम्मीदवार होना बेहद फायदेमंद है, जो मंत्री भी रह चुके हैं। राजनीतिक और जमीनी स्तर का उन्हें अनुभव है, हमें पूरा भरोसा है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम करेंगे और पार्टी के लिए भी एक अच्छा निर्णय साबित होंगे। महायुति के सभी उम्मीदवार विजयी होंगे, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और ये अनापोज भी हो सकते हैं चुनाव। और मिलिंद देवरा शिवसेना के कैंडिडेट हैं, एक होनहार और उच्च शिक्षित कैंडिडेट है, जो मंत्री रह चुके हैं, जो सांसद रह चुके हैं, जिनको एक अनुभव भी है। सुभाष बराला ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सुभाष बराला ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा का आभार जताया और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी का भी आभार व्यक्त किया। में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश का लगातार नेतृत्व कर रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जुझारू साथी सांसद नायब सैनी जी और तमाम पार्टी नेतृत्व का हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने कहा है कि सुभाष बराला किसान परिवार से हैं, बीजेपी ने किसान के बेटे को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा सुभाष बराला का अनुभव बेहद फायदेमंद रहेगा। ये कांग्रेस एक भी ऐसा विषय नहीं छोड़ती जहां पर कांग्रेस इस प्रकार के जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद के अंदर वो ग्रसित पार्टी है। इस समय के ऊपर उनको इस प्रकार के विषय जो वो रखते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं देखता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर जिस प्रकार का एक बरादरी के अंदर भी सब बरादरियां खड़ी करने का काम कांग्रेस ने किया है, वो समाज के लिए भी उचित नहीं है। जनरल डीपी वल्स साहब हमारे बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं। हिमाचल में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। इसको लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी हाईकमान के साथ चर्चा के बाद हर्ष महाजन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है और भाजपा सोच समझ कर ही चुनाव में उम्मीदवार को उतारती है। एक तो पहली बात के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, ये अधिकार है। और जहां तक आप पूछ रहे हैं कि अचानक निर्णय लिया, भारतीय जनता पार्टी आराम से आ जाओ, जो भी निर्णय करती है सोच समझ के करती है और कई बार निर्णय अचानक होते हैं। और दूसरी बात जहां तक हमारे कैंडिडेट के संदर्भ में है, हर्ष महाजन जी हमारे पुराने साथी हैं, का बहुत एक लंबा अनुभव है और उस दृष्टि से
बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन ने राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है और इसी के नाते भाजपा ने हर्ष महाजन को चुनाव में उतारा है। तंत्र के अंदर चुनाव हमेशा लड़ना चाहिए और ये हमारा दायित्व है और हम उस दायित्व का निर्वहन करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और श्री हर्ष महाजन जी को उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया है और नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी सब लोग मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे। अंततोगत्वा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई जीतेगा कोई हारेगा, परंतु लोकतंत्र में चुनाव को खाली नहीं रखा। उत्तराखंड में एक सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत बीजेपी के सभी विधायक और कैबिनेट मंत्री मौजूद रखे। राज्यसभा नामांकन पत्र भरे जाने के बाद महेंद्र भट्ट ने अपने केंद्रीय नेतृत्व समेत सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सभी विधायकों का आभार जताया। मैं अपने नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आभार व्यक्त करता हूँ और मुख्य रूप से जिनकी सीट रिक्त हो रही है वो मेरे मार्गदर्शन के लिए हमेशा मेरे साथ हैं। आज मेरे नामांकन में आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप सब पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी विधायक 4 सेटों में जो अपना नामांकन भरा है, सभी विधायकों ने प्रस्तावक के रूप में उनका आगमन उनके प्रति मैंने आभार व्यक्त किया है। मित्रों, ये दायित्व एक कार्यकर्ता को दिया है और मैं देवभूमि के सीमांत क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का और प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि सामान्य स्थिति में जिनका विकास हुआ ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। सीमांत क्षेत्र चमोली के व्यक्ति को पार्टी ने मौका दिया है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है। अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमको जो है एक संगठन से जो सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में जिनका विकास हुआ है, जो आगे बढ़े हैं, ऐसे व्यक्ति को, श्री महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, उनका नाम आया है। ये हम सभी के लिए एक मतलब गौरवान्वित करने वाले क्षण है कि सीमांत क्षेत्र चमोली के एक ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में पैदा होकर जिन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया है, उनको पार्टी ने मौका दिया है। अच्छा काम करेंगे पार्टी के कार्यकर्ताओं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास कर रही है। हरियाणा में पिछले 9 साल में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी तब डिमांड 9000 मेगावाट थी। अभी बिजली की डिमांड बढ़कर 14000 मेगावाट हो गई है। हम लगातार इसकी आपूर्ति बनाए हुए हैं। पावर ये हमारी लाइफलाइन है। जिस युग में हम चल रहे हैं उसमें ऊर्जा एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है और जैसा अपने को पता है कि हरियाणा में पिछले 9.5 वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ही हमने महत्वपूर्ण काम किया है। पहली बात तो हमारी जो डिमांड है, 2014 में जब हमने सत्ता संभाली थी उस समय 9000 मेगावाट हमारी डिमांड थी और अभी बढ़कर के वो डिमांड 14000 और मेगावाट ये हो गई है। हरियाणा में पहला और देश में 22वां एम्स बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें एम्स मिल रहा है, क्योंकि सभी को दिल्ली जाना पड़ता था। विज ने कहा कि सारे हरियाणा में विधानसभा स्तर पर लाइव इस कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें एम्स मिल रहा है। पहले केवल दिल्ली में एम्स था, सारे हिंदुस्तान के लोगों को वहां जाना पड़ता था। अब हर प्रदेश में मोदी जी एम्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो रेवाड़ी में खुलने जा रहा है ये 28वां एम्स है। इससे हमारे प्रदेश की जनता को
जो सीरियस बीमारियां हैं उसके इलाज में वो हरियाणा आप अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। हरियाणा रोडवेज की 3,691 बसों में से 1,470 बसें रैली में लगाई गई। देखिए। जनता पार्टी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी रैलियों के लिए कर रही है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली 16 फरवरी को रेवाड़ी के अंदर रखी गई, चाहे वो शिलान्यास के बहाने, परंतु कमाल है कि उस रैली के अंदर हरियाणा सरकार की कुल 3691 बसों में से 1470 बसें रैली के आयोजन के लिए लगाई गई, यानी कि 2 दिन के लिए पब्लिक की आवाजाही ठप केवल और केवल रैली का ही काम होगा। पहले हरियाणा सरकार ने चारों तरफ से हरियाणा की जनता को बंधक बनाया हुआ, पंजाब बॉर्डर पे भी और दिल्ली बॉर्डर पे भी, और अब रही सही कसर। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा कि आज मेवात में भाजपा नेताओं ने डेरा डाला हुआ है। अगर ये मेवात में विकास की बात कर विकास करते तो आज उनको मेवात में डेरा डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनको ऐसे प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़नी। पिछले 9 साल में जो इस जिले को निराशा इन्होंने दी है, जो इस जिले के साथ बर्ताव किया है और जो इस जिले के साथ इन्होंने नाइंसाफी करी है, वो अपने आप में कह रही है कि किस तरीके से आज अधिकारी जो का रवैया जो है इस जिले के प्रति क्या है। मैंने जैसे 2 मसले आपके सामने अभी बताए। नूहू जिले में कांग्रेस के द्वारा शुरू करी हुई परियोजना कोई अगर इन्होंने पूरी करी होए, रोकने का काम तो जरूर किया है, पूरी करी होए तो बता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर नोटिस भेजा के इसलिए अनिल विज ने इस पर एक प्रतिक्रिया दी। कहा कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो चाहते हैं कि उन्हें पुलिस जबरदस्ती लेकर जाए जिससे उन्हें टीआरपी मिले। वो सभी वो काम करते गए जिससे उनकी टीआरपी बढ़े। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज मैं फिर कहता हूं कि केजरीवाल जी चाहते हैं कि उन्हें पुलिस पकड़कर जबरदस्ती लेकर जाए, उससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। और आपने देखा जितने भी वो कार्यक्रम करते हैं वो टीआरपी को देखकर करते हैं कि टीआरपी किस काम में ज्यादा आएगी, वही काम करते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि उनको पकड़ के जबरदस्ती लेके जाएं और सारे वो फोटो सीन हो, सब जगह पे चलें, ऐसा वो चाहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज मैं उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को देश का शीर्ष राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी जनहित की परियोजनाएं राज्य के विकास के लिए चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास, यह मंत्र हमने आत्मसात किया है और सरकार की नीति को नीति में मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको ध्येय मानकर लगातार उत्तराखंड के जनगण मन की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी 1 साल से ऑपरेशन लोटस की बात कर रही है। बीजेपी ने पिछले राज्यसभा चुनाव में भी ऐसा प्रयास किया था। कांग्रेस के विधायकों में कोई नाराजगी है कि नहीं? तो आपको उस समय पता लगेगा जिस दिन चुनाव होगा। और वो तो 1 साल से बोल रहे ऑपरेशन लोटस हो रहा है, ऑपरेशन लोटस हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों में कोई इतनी ज्यादा नाराजगी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहली बार नहीं उतारा है, ये पिछले राज्यसभा चुनावों में भी उतारने का प्रयास हुआ था और पहले भी उतरे हैं। मेरे ख्याल 4थी बार है, तो ऐसी कोई दो राय नहीं।
फॉर्मेलिटी के तौर पर भी उतरते रहे हैं। एक समय कांग्रेस पार्टी ने भी मेजोरिटी ना होते हुए हमारे अमरनाथ बजवाड़ी जी को उतारा था और मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी के पास है। एक सिंबॉलिक